हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को। गाइस, जो पीवाईक्यूज हैं वो फर्स्ट चैप्टर्स के होंगे। इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि जो पीवाईक्यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, हाउ डिड ही डिस्क्राइब इंडिया। यानी कि उस फ्रेंच ट्रैवलर का नाम बताना है जो 17th सेंचुरी के दौरान इंडिया में आया था और उसने इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया। तो आंसर हो जाएगा, बर्नियर वॉज द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, ही डिस्क्राइब इंडिया एज रिचर दैन इजिप्ट। यानी कि बर्नियर जो था वो फ्रेंच ट्रैवलर था जो 17th सेंचुरी के दौरान इंडिया में आया था और उसने इंडिया को इजिप्ट से रिचर यानी कि इजिप्ट से बहुत ज़्यादा धनी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कॉटन टेक्सटाइल विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन बंगाल बाय विच अदर नेम इज नोन। यानी कि उस कॉटन टेक्सटाइल का नाम बताना है जिसका ओरिजिन बंगाल में हुआ था और इसको अलग किस किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा, ढाका मसलिन इज द टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन बंगाल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मलमल शाही एंड मलमल खास। यानी कि ढाका मसलिन जो कॉटन टेक्सटाइल था वो इसका ओरिजिन बंगाल से हुआ था और इसको हम मलमल शाही और मलमल खास के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कि उन नोबेल इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था। तो आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, बी के आर वी राव एंड आर सी देसाई। ये चार जो थे वो नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज इंडियन इकोनॉमी रेफर्ड टू एज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्यों कहते हैं और ऐसा इंडिपेंडेंस के टाइम में इसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्यों रेफर करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी वॉज रेफर्ड to as an agriculture economy on the eve of independence because about 70 to 75% population was dependent on agriculture for their livelihood either directly or indirectly। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसलिए रेफर करते थे क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम में लगभग 70 से 75 पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी अपने लिवलीहुड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो एग्रीकल्चर पे ही अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड थी। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। यहाँ पे सब्सटेंस फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड बट इज केप्ट फॉर द कंजप्शन ऑफ फैमिली एंड प्रोवाइड सीड फॉर द नेक्स्ट सोविंग पीरियड। यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसको हम बेचने के लिए नहीं उगाते हैं जबकि इसको रखने के लिए उगाते हैं ताकि हमारी फैमिली का कंजप्शन हो और इससे मतलब अगले सेशन के सोविंग पीरियड के लिए बीज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इस तरह के फार्मिंग को हम सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं जिसमें आपका उद्देश्य बाजार में बेचना नहीं होता अपने प्रोड्यूस को, बल्कि उसको अपने घर में रखना होता है अपने कंजप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर सेल इन द मार्केट। यानी कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कल्टीवेशन में सेल्फ कंजप्शन से शिफ्ट होकर मार्केट में सेल करने के लिए कल्टीवेशन करना। यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसका पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि हम सेल्फ कंजप्शन ही करेंगे, बल्कि पर्पज ये होना चाहिए कि हम इस प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाके बेचेंगे। इस तरह से अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो इसको हम कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इज ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आज़ादी के टाइम पे उन मॉडर्न इंडस्ट्री का नाम बताइए जो ऑपरेट की जाती थी।
तो उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री ये ज़्यादा इंडिपेंडेंस के टाइम में ऑपरेट की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डेमोग्राफिक कंडीशन रेफर्स टू? यानी कि जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक कंडीशन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफिक कंडीशन रेफर्स टू वेरियस इंडिकेटर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट एक्सेट्रा। यानी डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है ऐसा इंडिकेटर जो पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें हम देखते हैं कि जीवन जीने की प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर क्या है, बर्थ रेट यानी कि जन्म दर क्या है, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है और इसको हम डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक्सप्लेन। यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, जो जमींदारी सिस्टम था लैंड सेटलमेंट का, वो जिम्मेदार है इंडिया के एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का। इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा, द जमींदार वो वर रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ओनर्स वॉज सॉरी ऑफ लैंड एंड वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। यानी जो जमींदार थे उनको हम परमानेंट ओनर की तरह देखते थे लैंड के, और वो एक फिक्स अमाउंट में गवर्नमेंट को अ, लगान देते थे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, स्पेसिफाइड डे ऑफ लिव इन दिस राइट, दे इफ डिफॉल्टेड द मेकिंग पेमेंट देन इस राइट वाज टेकन अवे। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो जमींदार को इस तरह से मानते थे कि ये लैंड के परमानेंट ओनर हैं, और वो इनसे क्या करते थे, अ, आवश्यकता के अनुसार पैसे कलेक्ट करते थे। और जो जमींदार मतलब इनको राइट दिया जाता था ऐसा, और जो जमींदार इस तरह का पेमेंट करने के लिए एबल नहीं होता था, उससे उसके अधिकार को छीन लिया जाता था और दूसरे को दे दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू प्रिवलेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के अंदर कौन से रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम अलग अलग तरह के लगाए गए थे, उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द फॉलोइंग टू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वर प्रिवेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। एक था आपका रतवाड़ी सिस्टम, इट वाज द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू इन ब्रिटिश कलेक्ट एरियाज इन इंडिया। जस्ट वेट वन सेकेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको बताना है कि लैंड रेवेन्यू प्रिवलेंट कौन कौन से लैंड रेवेन्यू प्रिवलेंट हुए थे ब्रिटिश काल के दौरान। तो यहाँ पे बता रहा है कि दो तरह के रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम प्रिवलेंट किए गए थे। एक था आपका रतवाड़ी सिस्टम, इसमें क्या था कि ये टैक्स रेवेन्यू था जो ब्रिटिश कंट्रोल में था, और ब्रिटिश कंट्रोल यानी कि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के अलग अलग एरिया से रतवाड़ी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब इसके बाद बता रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टीवेटर ऑफ फार्मलैंड। ये जो रतवाड़ी जो टैक्स रेवेन्यू था, ये डायरेक्ट जो किसानों से कलेक्ट करते थे कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद बता रहा है, मालवाड़ी सिस्टम, दिस इज कंसिस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स ऑफ द जमींदार रिप्रेजेंटिंग एन इंटायर विलेज ऑन इवन ग्रुप ऑफ विलेजर्स along with the tillers. They were jointly as well as individually responsible for the payment of revenue. The land under this system of include the land of the villagers as well as adjoining the forest land and pasture. अब जो पहला टैक्स रेवेन्यू था जिसको हम रतवारी बोलते हैं, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। लेकिन जो ये माहलवारी वाला सिस्टम था, ये कौन करता था, ये जमींदार करते थे अपने टिलर्स से। यानी जमींदार के अंदर जो विलेजर्स आते थे या टिलर्स आते थे, इनसे ये कलेक्ट करते थे। और जो टिलर्स होते थे, या तो ज्वाइंटली पे करें या फिर इंडिविजुअली पे करते थे माहलवारी रेवेन्यू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डाउनफॉल ऑफ द किंग ऑफ इंडिया लीड टू द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डू यू एग्री? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में राजाओं का कम होना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कम होने से जुड़ा हुआ है, क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो आंसर हो जाएगा, यस आई एग्री, द किंग ऑफ इंडियाज वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दे extended state help to export handicraft and were also willing to spend huge amount of money to buy exquisite pieces of handicraft. Their downfall robbed the handicraft industry of their great supporters and led to downfall. यानी इसमें कह रहा हाँ,
हम एग्री हैं इस बात से कि जो किंग्स थे इंडिया के, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, एक तरह से कहें कि ये उनके स्वामी हुआ करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फैलाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देते थे। इस पे ह्यूज अमाउंट खर्च करते थे, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल को या फिर एग्जीक्यूट्स को खरीदा जा सके। और इनका डाउनफॉल होने लगा है, तो इससे हैंडीक्राफ्ट का भी डाउनफॉल होने लगा, क्योंकि अब इनके जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इसको सपोर्ट यही करते थे, इनके बहुत बड़े सपोर्टर यही हुआ करते थे। तो जब ये कम होंगे, इनका डाउनफॉल होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडस्ट्री का भी डाउनफॉल होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? तो इसका आंसर हो जाएगा, द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयड इंडिया इन एवरी पॉसिबल वे। रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया was exported in expensive finished goods were imported to India. Also, the heavy administration costs related to a running of the colonial rules in India in the form of wages and salary from the administrative staff and expenses borne in Britishers in fighting wars were borne by the revenue generation in India. All this led to drain of the Indian wealth. अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो इंडिया का ट्रेंड, यानी कि इंडिया के वेल्थ में जो ट्रेंड हुआ था ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल पीरियड में, उससे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे इंडिया की जो संपदा थी वो नष्ट हो गई थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी हर पॉसिबल वे को ट्राई करते थे इंडिया को बर्बाद करने का, एक्सप्लॉइट करने का। इन्होंने रॉ मटेरियल को इंडिया से एक्सपोर्ट करके भेजना स्टार्ट किया, और वहाँ से जो ब्रिटिश से क्या करते थे कि फिनिश गुड्स तैयार करके एक्सपेंसिव यानी महंगे दामों में इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। और बहुत ही ज़्यादा पैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलाने के लिए जो पैसे आते थे, वो इंडिया से ही लगाते थे ये, और बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाते थे उनकी सैलरी और वेजेस देने में। इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता था। और ये जो अ, युद्ध और वॉर करते थे, उसमें भी इंडिया के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे को एक्सपेंस करते थे। इस तरह से इन्होंने इंडिया के वेल्थ को ड्रेन कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन थे आज के हमारे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।